काला सागर में डेन्यूब डेल्टा के पास यूक्रेनी तट से लगभग 21 मील दूर स्नेक आइलैंड स्थित है, जिसे कभी-कभी सर्प द्वीप, व्हाइट आइलैंड, ज़माइनी आइलैंड या अकीलिस द्वीप भी कहा जाता है। ये छोटा सा टुकड़ा जमीन देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सबसे प्रभावशाली लड़ाइयों में से एक का स्थल है। हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री में जुड़ें, जहां हम स्नेक आइलैंड की लड़ाई और यूक्रेन की साहसी जंग का विश्लेषण करेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2014 के आसपास से बढ़ रहा था, जब यूक्रेनी संसद ने यूरोपीय संघ के साथ एक एसोसिएशन एग्रीमेंट में शामिल होने के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया था, जो कई वर्षों से तैयार किया जा रहा था। जैसे ही इस संभावित समझौते की खबर फैलनी शुरू हुई, रूस ने यूक्रेन पर इसे अस्वीकार करने का दबाव डाला और बाद में देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। सितंबर 2013 में एक रूसी सरकारी सलाहकार ने कहा कि अगर यूक्रेन इस समझौते में शामिल होता है, तो रूस अब देश की सीमाओं को मान्यता नहीं देगा। सिर्फ 2 महीने बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिससे एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। नवंबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना असंतोष जाहिर किया। ये प्रदर्शनकारी कीव के स्वतंत्रता चौक में इकट्ठा हुए और इन प्रदर्शनों को यूरो मैदान के नाम से जाना गया। अपने चरम पर फरवरी में 5 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। तीव्र और हिंसक झड़पों के कारण सरकार की सेनाओं द्वारा 108 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई थी। आखिरकार राष्ट्रपति यानुकोविच को उनके पद से हटा दिया गया। 2014 की शुरुआत में रूसी सैनिक बिना किसी निशान के यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया में तैनात किए गए थे और थोड़े समय बाद वे वहां की संसद पर कब्जा करने में सफल हो गए। मार्च में अगले महीने ये क्षेत्र रूसियों में शामिल हो गया। लड़ाई तब शुरू हुई जब रूसी भाड़े के सैनिकों ने स्लोवियांस्क पर कब्जा किया। अगले कुछ वर्षों में कई बार बातचीत और युद्ध विराम हुए, लेकिन कोई भी इस संघर्ष को रोक नहीं सका। 2021 की वसंत ऋतु में रूस ने यूक्रेन की सीमा के साथ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसी साल बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूसी भूमि है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूक्रेनी लोगों को रूसियों से अलग एक राष्ट्र मानने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस निबंध की राजनीतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने व्यापक रूप से आलोचना की, जिन्होंने बताया कि इसमें साम्राज्यवाद, ऐतिहासिक पुनर्लेखन और अन्य गलत सूचना जैसे विषय शामिल थे। रूस ने इसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो भी कहा जाता है, को चेतावनी जारी की और कड़े मांगे रखीं, जिनमें यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल न करने की शर्त भी शामिल थी। इन मांगों को खारिज कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूस को पता था उसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जिससे उसे यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिला। नाटो ने रूस से समझौता करने की कोशिश की और प्रस्ताव दिया कि अगर रूस यूक्रेन के पास सैन्य तैनाती रोकता है तो सैन्य पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी, लेकिन बातचीत असफल रही। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के तट से लगभग 21 मील दूर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 0.066 वर्ग मील है। यह द्वीप आकार में लगभग अक्षर एक्स जैसा दिखता है और यहाँ की जमीन कठिन है, ताजे पानी की कमी है और जमीन बहुत कठोर है,
जिससे वहां रहना मुश्किल हो जाता है। खास बात यह है कि 2022 में रूसियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले वहां लोग रहते थे। 2007 में वहां तैनात यूक्रेनी सैनिकों के लिए बिले नाम का एक छोटा सा गांव बसाया गया था। स्नेक आइलैंड ग्रीक मिथकों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है और इसके चारों ओर तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक ग्रीक मिथक के अनुसार इस द्वीप को पोसाइडन ने अखिलीस के रहने के लिए बनाया था। साथ ही नाविकों के लिए भी इसे एक ठहरने की जगह के रूप में बनाया गया था। ब्लैक सी के इस हिस्से में किंवदंतियां कहती हैं कि नाविकों को कभी भी इस द्वीप पर नहीं सोना चाहिए। इनमें से कई कथाएं बताती हैं कि इस द्वीप को अखिलीस के घर के रूप में बनाया गया था। इसी वजह से इसका एक नाम अखिलीस का द्वीप पड़ा। सालों के दौरान इस द्वीप का स्वामित्व कई बार बदल चुका है। यह एक समय रूस के अधीन था, 1812 से शुरू होकर, लेकिन 1856 में इसे फिर से उस्मानिया साम्राज्य को लौटा दिया गया। इसके बाद ये 20 साल बाद 1878 में रोमानिया का हिस्सा बन गया। फिर 1948 में सोवियत संघ ने इसे अपने अधीन कर लिया और सोवियत संघ के विघटन के बाद रोमानिया ने इसे छोड़ दिया। रोमानिया और यूक्रेन के बीच इस द्वीप के स्वामित्व और सीमाओं को लेकर कई बार बदलाव हुए। आखिरकार 1997 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें रोमानिया ने इस भूमि पर यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंततः इन मामलों का निपटारा किया, जिसमें रोमानिया को विवादित समुद्री क्षेत्र के 9,700 वर्ग किलोमीटर और यूक्रेन को शेष 2,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिया गया। – 2021 में नाटो द्वारा रूसी मांगों को ठुकराए जाने के बाद के महीनों में डोनबास क्षेत्र में लड़ाई तेज हो गई, ताकि यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह उकसावे की कार्रवाई का जवाब नहीं देंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले अपने सरकारी मीडिया से झूठी जानकारी फैलाई, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों द्वारा डोनबास में रूसियों पर कथित हमलों की झूठी फुटेज थी। फरवरी में रूसियों ने यूक्रेनी क्षेत्र के किंडरगार्टन पर गोलाबारी कर इसका दोष यूक्रेनी सेना पर डाला। उसी महीने बाद में पुतिन ने यह विचार आगे बढ़ाना जारी रखा कि यूक्रेन को अपनी संप्रभु भूमि नहीं होना चाहिए और यह है कि आधुनिक यूक्रेन पूरी तरह से रूस द्वारा बनाया गया था। अगले कुछ दिनों में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। यूक्रेन ने आपातकाल की स्थिति में प्रवेश किया। रूस ने कीव में दूतावास खाली करना शुरू किया और जेलेंस्की ने रूसी नागरिकों से संघर्ष रोकने की अपील की। लेकिन 24 फरवरी 2022 की सुबह व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन बाद में यूक्रेनी राज्य सीमा रक्षकों ने अलार्म बजाया कि स्नेक आइलैंड, जो यूक्रेन के तट के पास एक छोटा सा द्वीप है, उस पर कई रूसी जलयानों द्वारा हमला किया जा रहा है, जिनमें क्रूजर मोस्कवा और गश्ती जहाज वासिली बैकोव शामिल हैं। रूसी काले सागर पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते थे। इस द्वीप पर कब्जे के दौरान प्रमुख घटना तब हुई जब रूसी बलों ने यूक्रेनी निवासियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। उद्धरण: यह एक सैन्य युद्धपोत है। यह एक रूसी सैन्य युद्धपोत है। मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने हथियार डाल दें और खून खराबा और अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आपको बमबारी का सामना करना पड़ेगा। जवाब में एक सीमा रक्षक, जिसका नाम रोमन हिरिबोव था, ने कथित तौर पर जवाब दिया। उद्धरण: रूसी युद्धपोत, जा अपनी मां से मिल। इस बातचीत की ऑडियो क्लिप यूक्रेन में बड़े पैमाने पर साझा की गई और सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई। और ये दिखावटी बातचीत अंततः न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि दुनिया भर में देश के समर्थकों के लिए एक नारा बन गई। उस शाम ये रिपोर्ट किया गया कि स्नेक आइलैंड से संपर्क टूट गया था और रात 10 बजे यह घोषणा की गई कि रूसी सैनिकों ने एक अराजक नौसैनिक और हवाई बमबारी के बाद इस भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे इसका एकमात्र गांव बर्बाद हो गया और सारी बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। इसके बाद रूसी सैनिक उतरे
और पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 2 दिन बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिका हाल ही में स्नेक आइलैंड के पास उनके लोगों पर हुए हमले में शामिल था। 25 फरवरी की शाम को उद्धृत करते हुए कहा, ज़मीनी द्वीप से 82 यूक्रेनी सैनिकों की निकासी के दौरान, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने हथियार डाल दिए थे। 16 यूक्रेनी नौसेना की नौकाओं ने झुंड रणनीति का उपयोग करते हुए उकसावे वाले क्षेत्र में यूक्रेनी नौकाओं के हमले के दौरान काले सागर बेड़े के जहाजों पर हमला करने की कोशिश की। अमेरिकी रणनीतिक मानव रहित हवाई वाहन RQ-4 ग्लोबल हॉक और MQ-9A रीपर ऊपर मंडरा रहे थे। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बहुत संभव है कि अमेरिकी UAV ही थे जिन्होंने यूक्रेनी नौकाओं को रूसी काले सागर बेड़े के जहाजों की ओर निर्देशित किया था। इसके बाद अमेरिका ने जवाब दिया कि वह द्वीप के पास यूक्रेनी नौसैनिक अभियानों में शामिल नहीं था और आरोप लगाया कि यह कहानी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है। उसी दिन बाद में यूक्रेनी अधिकारियों ने घोषणा की कि एक नागरिक खोज और बचाव जहाज को रूसियों ने पकड़ लिया है, जो स्नेक आइलैंड के ठीक पास स्थित था। 13 अप्रैल को सेना से जुड़े एक फेसबुक उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया कि रूस का बड़ा क्रूजर मॉस्कवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसने लिखा, उद्धरण, क्रूजर मॉस्कवा को अभी-अभी 2 नेपच्यून मिसाइलों से मारा गया है। ये खड़ा है, डूबा नहीं है, जल रहा है और समुद्र में तूफान है। रणनीतिक बाड़ की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि यह पोस्ट जहाज पर हमले के बारे में की गई पहली रिपोर्ट थी और उसी शाम एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आई, जब एक राष्ट्रपति सलाहकार ने बताया कि वास्तव में जलयान तूफानी समुद्र में जल रहा था। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको ने थोड़ी देर बाद घोषणा की कि यूक्रेनी बलों ने 2 R-360 नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों का उपयोग करके जहाज को निशाना बनाया, जिससे बहुत गंभीर नुकसान हुआ। मार्चेंको के बयान के कुछ घंटे बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि मॉस्कवा पर आग लग गई थी, जिससे गोला बारूद में विस्फोट हुआ और जलयान को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि इस आधिकारिक बयान में ये नहीं बताया गया कि ये कैसे हुआ और यूक्रेनी हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया। अगले दिन 14 अप्रैल को रूसी अधिकारियों ने जोड़ा कि मॉस्कवा की मिसाइल प्रणालियां सुरक्षित थीं और आग पर काबू पा लिया गया था। अब क्रूजर को बंदरगाह तक खींचने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने घोषणा की कि यह प्रक्रिया के दौरान डूब गया। रूसी मीडिया ने दावा किया कि डूबने का कारण सिर्फ तूफानी समुद्र था। 15 अप्रैल को एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि जहाज को 2 नेपच्यून मिसाइलों से मारा गया था, जैसा कि यूक्रेनियों ने दावा किया था। उस समय यह ओडेसा से लगभग 65 मील दक्षिण में था और क्षेत्र में एक भूमि आधारित लॉन्चर द्वारा मारा गया था। गौरतलब है कि मॉस्कवा एक वायु रक्षा प्रणाली से लैस था, जिससे चालक दल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिकॉय के साथ पलटवार कर सकता था, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें या क्लोज इन वेपन सिस्टम, लेकिन इनमें से कोई भी सक्रिय नहीं हुआ। एक पत्रकार ने सुझाव दिया कि या तो जहाज की डिटेक्शन प्रणाली विफल हो गई थी या फिर चालक दल को आने वाले खतरे को पहचानने और उससे निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला था। एक रूसी सैन्य पत्रकार और पुतिन के आलोचक अर्कादी बोबचेंको ने कथित तौर पर दावा किया कि एक यूक्रेनी ड्रोन ने जहाज की रडार प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे वो मिसाइलों का पता नहीं लगा सका, लेकिन उन्होंने इस जानकारी का स्रोत नहीं बताया। इस बीच एक डेनिश सैन्य विश्लेषक ने यह स्पष्टीकरण दिया कि ऑपरेटर की थकान ने मॉस्कवा के विनाश में योगदान दिया। रूसियों की पुरानी प्रणालियां मजबूत हैं, लेकिन उनके लिए क्रू का सतर्क और उत्तरदायी होना जरूरी है। मॉस्कवा पर हमले के बाद हुई हताहतों के बारे में मिली-जुली रिपोर्टें हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाज पर लगभग 485 क्रू सदस्य थे और लिथुआनिया के रक्षा मंत्री के अनुसार जहाज से एक आपातकालीन संकेत भेजा गया था। उस दिन एक तुर्की जहाज ने जवाब दिया और लगभग 2 बजे 54 लोगों को निकाल लिया,
जो कि जलयान के पूरी तरह डूबने से 1 घंटा पहले की बात है। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने हताहतों की पुष्टि की, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। वहीं रूस ने कहा कि चालक दल को हटा लिया गया है और तुरंत किसी भी हताहत की सूचना नहीं है। कुछ नागरिकों को, जिनके परिवार सेना में हैं, रिपोर्टेडली बताया गया कि उनके प्रियजन लापता हैं। 22 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 27 लोग लापता हैं और 396 लोगों को बचा लिया गया है। चालक दल के परिजनों का मानना है कि मृतकों की संख्या अधिकारियों की बताई संख्या से ज्यादा है और उन्हें कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के हाल की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। उसी दिन यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के एक सदस्य ने दावा किया कि चालक दल के सदस्यों में से केवल 54 लोगों को ही बचाया गया है। मॉस्को पर हमला और उसके बाद उसका डूबना पुतिन के लिए एक महत्वपूर्ण और अपमानजनक नुकसान के रूप में वर्णित किया गया है, खासकर उसके विनाश के बाद। चूंकि मॉस्को काला सागर बेड़े का प्रमुख जहाज था, इसलिए 5 अन्य युद्धपोतों को यूक्रेनी तट से और दूर ले जाया गया, जिससे स्नेक आइलैंड असुरक्षित और पुनः कब्जा करने के लिए खुला रह गया। 1 मई को यूक्रेनी वायुसेना कमांड साउथ ने स्नेक आइलैंड पर हमला किया, जिसमें वहां तैनात रूसी उपकरण नष्ट हो गए। पिछले दिनों में यूक्रेन द्वारा द्वीप पर किए गए हमलों में कम से कम 2 स्ट्रेला 10 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉम्प्लेक्स नष्ट हो गए थे और 42 रूसी सैनिक मारे गए थे। 2 मई को यह रिपोर्ट किया गया कि तुर्की द्वारा आपूर्ति किए गए बाइकर बायरक्तर TB2 ड्रोन का उपयोग करके 2 रूसी रैप्टर पेट्रोल बोट्स को डुबो दिया गया था। वीडियो फुटेज जारी हुआ, जिसमें जहाजों को गाइडेड बमों से डूबता दिखाया गया। आगामी दिनों में यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा और भी फुटेज जारी किए गए। एक वीडियो में दिखाया गया कि एक और बेकर ड्रोन ने एक रूसी सरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को नष्ट कर दिया, जिससे 2 TOR सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर उतारे जा रहे थे और विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये लॉन्चर भी नष्ट हो गए। कुछ घंटों बाद एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने स्नेक आइलैंड पर तैनात एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर पर हमला किया। गौरतलब है कि यह ड्रोन द्वारा किया गया पहला ज्ञात हवाई हमला था। कुछ ही समय बाद 2 या 3 और रैप्टर क्लास गश्ती नौकाएं भी नष्ट कर दी गईं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि वे यूक्रेनी प्रयासों को द्वीप पर फिर से कब्जा करने से रोकने में सफल रहे और इसी समय के आसपास यूक्रेन ने कहा कि 7 मई की घटनाओं के दौरान उसने 10 सैनिक और 1 हमला नौका खो दी थी। 9 मई को यूक्रेनी राष्ट्रपति सलाहकार ने कहा कि असल में ये एक फायदेमंद बात थी कि रूस उस द्वीप पर काबिज था, क्योंकि इसका मतलब था कि यूक्रेन बार-बार उन पर हमला कर सकता था। 11 मई को BBC की एक रिपोर्ट में रूस के उन अप्रमाणित दावों के बारे में लिखा गया है कि यूक्रेन ने द्वीप को फिर से कब्जा करने की कोशिशों के दौरान भारी नुकसान उठाया था। इस लेख में काले सागर पर नियंत्रण के प्रयास में द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी चर्चा की गई, जिसमें यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञ ओले झदानोव ने उद्धृत करते हुए कहा, अगर रूसी सैनिक स्नेक आइलैंड पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं और वहां अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां स्थापित कर लेते हैं, तो वे काले सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से और यूक्रेन के दक्षिण में समुद्र, जमीन और हवा पर नियंत्रण कर लेंगे। जदानोव ने आगे कहा कि अगर रूस की मौजूदगी मजबूत हो जाती है तो यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस समय तक देश को अपने महत्वपूर्ण ओडेसा बंदरगाह को निर्यात के लिए बंद करना पड़ा था। सरकारी अधिकारियों को डर था कि अगर रूस स्नेक आइलैंड पर काबिज रहा तो वो इसे दूसरी फ्रंट लाइन बना सकता है, जदानोव ने बताया। उद्धरण: अगर रूसियों ने लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने में सफलता पा ली तो वे अपने स्क्वाड्रन की रक्षा कर सकेंगे, जो यूक्रेन के समुद्री तट तक पहुंच सकता है। अन्य विशेषज्ञों में रोमानियाई इतिहासकार डोरिन डोब्रिंचू भी थे, जिन्होंने चेतावनी दी कि रूस अगर द्वीप पर मिसाइल प्रणाली लगाता है
तो ये खतरा होगा। उन्होंने देखा कि ये ओडेसा यूक्रेन ही नहीं, बल्कि नाटो देशों रोमानिया और बुल्गारिया के लिए भी खतरा है। उद्धरण: यह रोमानियाई सरकार और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही पूरे गठबंधन के लिए भी। रूस के पास हमारे क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में शहरों और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने की क्षमता होगी। रूसी सैन्य राजनीतिक विश्लेषक अलेक्जेंडर मिखाइलोव ने कहा कि रूस द्वारा इस द्वीप को नियंत्रित करने का विचार न केवल शारीरिक रूप से खतरनाक है, बल्कि उन देशों के लिए भी एक आर्थिक खतरा है जो काला सागर का उपयोग अपने सामानों के परिवहन के लिए करते हैं। उद्धरण: अगर वहां कोई सैन्य अड्डा या सैन्य ढांचा है तो नदी में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले जहाजों को रोकना संभव होगा। कुछ अटकलें थीं कि रूस इस द्वीप को अपने में मिला सकता है, जिससे वो काला सागर की कई शिपिंग मार्गों पर नियंत्रण कर सकेगा। मई के बाकी हिस्से और जून की शुरुआत में रूसियों और यूक्रेनियों दोनों की तरफ से अलग-अलग रिपोर्टें आईं। 12 मई को यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उसने द्वीप के पास एक दुश्मन की लॉजिस्टिक्स जहाज पर हमला किया, जब वो एक वायु रक्षा प्रणाली पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये हमला सफल रहा, जिससे जहाज में आग लग गई और उसे वापस क्रीनिया की ओर खींच कर ले जाया गया। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही उन्होंने किसी हताहत की कोई रिपोर्ट दी। फिर 4 दिन बाद रूसियों ने आरोप लगाया कि एक यूक्रेनी Su-24 विमान को स्नेक आइलैंड के पास मार गिराया गया। फिर आखिरकार 1 जून को यूक्रेन ने आरोप लगाया कि दुश्मन बलों ने द्वीप पर कई रॉकेट लॉन्चर स्थापित कर दिए हैं। 17 जून को यूक्रेन ने 2 हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक रूसी रेस्क्यू टग को डुबो दिया। इस कदम ने जलयान को आवश्यक आपूर्ति, जिसमें हथियार और अतिरिक्त सैनिक शामिल थे, पहुंचाने से रोक दिया और इससे रूसियों को अपनी रणनीति और द्वीप पर अपनी तैनाती पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस रेस्क्यू टग पर 33 क्रू मेंबर सवार थे और 23 घायल हो गए, जबकि बाकी 10 हमले के बाद लापता हो गए। सिर्फ 3 दिन बाद यूक्रेन ने द्वीप के पास स्थित गैस प्लेटफॉर्मों को निशाना बनाया, जिन्हें वे मानते थे कि रूसियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। हुई धमाका इतना जोरदार था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे नजदीकी यूक्रेनी बस्ती विल्कोव के लोग भी उसे सुन सकते थे। शहर में एक टूर गाइड, जिसका नाम स्वितलाना था, ने द गार्जियन को बताया, ये भयानक था। हवाई जहाज सिर के ऊपर उड़ रहे थे और तेज धमाके हो रहे थे। कुछ पुराने घरों की लकड़ी की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। स्वितलाना ने बताया कि इस लड़ाई के दौरान उस इलाके में यूक्रेनी नागरिकों को सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि उन्हें मछली पकड़ने से मना कर दिया गया था और इसका असर कई समुदायों पर बहुत बुरा पड़ा, जिनमें विल्कोव शहर भी शामिल है, जिसे यूक्रेनी वेनिस कहा जाता है और जो लगभग पूरी तरह मछली पकड़ने के व्यापार पर निर्भर है। ये शहर मछुआरों का है और उन्हें बाहर नाव लेकर जाने तक की इजाजत नहीं थी, जबकि मछली पकड़ना उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है, इसलिए उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा लगभग 25% स्थानीय निवासी पर्यटन से जुड़े हुए थे। कुछ लोग नाव की सवारी कराते थे, कुछ के पास छोटी छोटी टूरिस्ट कंपनियां थीं और कुछ गाइड के तौर पर काम करते थे, और अब ये नामुमकिन है। नतीजतन लगभग 80% स्थानीय लोग जो जल पर्यटन या मछली पकड़ने से जुड़े थे, वे परेशान हैं। मेरे पति मछली पकड़ते थे और अब हमारा काम बंद हो गया है। हमारी कोई आमदनी नहीं है। स्नेक आइलैंड पर अगले दिन भी हमले जारी रहे। यूक्रेन ने इस दौरान दावा किया कि उन्होंने कई सैन्य वाहनों के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिसे रूसी अधिकारियों ने नकारा है। रूस ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन के कई हमलों को रोक लिया और जवाबी कार्रवाई में 13 ड्रोन को मार गिराया और समुद्री हमलों को भी नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया संस्थानों ने इन दावों पर संदेह जताया, क्योंकि यूक्रेनी गतिविधियों के साथ अक्सर फोटो सबूत होते थे, जबकि रूसी दावों के साथ ऐसा नहीं था। जून के अंत में एक यूक्रेनी वायुसेना का Su-24 स्नेक आइलैंड पर एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया, लेकिन पायलट और नेविगेटर
दोनों ही इजेक्ट करने में सफल रहे और हमले से बच गए। अगले दिन 27 तारीख को यूक्रेनी अधिकारियों ने अपने सैनिकों द्वारा द्वीप पर 10 सटीक हमलों की फुटेज जारी की। इस हमले में एक और मिसाइल सिस्टम नष्ट हुआ। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका खंडन किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि इस सिस्टम ने वास्तव में 12 यूक्रेनी रॉकेट्स के साथ साथ एक Su-25 विमान को भी नष्ट कर दिया था। जून के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन ने रूसी बलों के खिलाफ द्वीप पर और उसके आसपास लगातार हमले जारी रखे। रूस के पुनः आपूर्ति जहाजों पर लगातार बमबारी के कारण उनके लिए द्वीप पर बने रहना और भी मुश्किल होता गया। रूसियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ओडेसा में तैनात अपनी सेनाओं से यूक्रेनी रॉकेट और तोपखाने की पोजीशनों पर हमला करवाया ताकि हमलों की संख्या और तीव्रता को कम किया जा सके। ऐसी ही एक घटना के दौरान 3 एयर टू सरफेस मिसाइलें दागी गईं, लेकिन यूक्रेन ने बताया कि कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। 29 तारीख को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 4 रूसी हेलीकॉप्टरों में से एक को नष्ट कर दिया, जो एक खोज और बचाव अभियान के तहत द्वीप के पास आए थे। 30 जून को रूसियों ने अपनी स्थिति की कठिनाई को समझा और द्वीप से पीछे हट गए। उन्होंने अपनी वापसी को सद्भावना के एक संकेत के रूप में दिखाया और ये भी जोड़ा कि उन्होंने द्वीप पर जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर लिया है। यही उनकी वापसी का एक कारण है। रूसियों ने दावा किया, उद्धरण के अनुसार, मानवीय अनाज गलियारों को व्यवस्थित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से हुई संयुक्त सहमतियों के कार्यान्वयन के तहत रूसी संघ ने जमीनी द्वीप पर अपनी स्थिति छोड़ने का फैसला किया है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि लगातार कई दिनों तक हुए हमलों के बाद रूसी वास्तव में 2 स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करके द्वीप से भाग गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि स्नेक आइलैंड की लड़ाई में उनकी जीत रूस की भविष्य में उस तटरेखा पर किसी भी जमीनी हमले की योजना को कमजोर कर देगी। यूक्रेनियों ने 4 जुलाई को पूरी तरह से द्वीप को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और उस पर यूक्रेनी झंडा फहरा दिया। हालांकि अगले हफ्ते रूसियों ने द्वीप पर यूक्रेनी उपस्थिति पर हमला जारी रखा। 7 तारीख को उन्होंने दावा किया कि एक मिसाइल हमला किया गया था। हालांकि यूक्रेनी सूत्रों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक घाट को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। महीनों बाद फरवरी 2023 में 2 रूसी बम वर्षकों ने द्वीप पर हवाई हमले किए। दिसंबर 2022 में समाचार एजेंसी CNN ने बताया कि उन्हें पहली बार उस द्वीप पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जब से उसे यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में लिया था। उन्होंने उस क्षेत्र को बंजर और बिना पेड़ों वाला बताया, जहां घास और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था, और यह भी बताया कि वहां तक 1 घंटे की नाव यात्रा न केवल खतरनाक थी, बल्कि वह यात्रा शून्य से नीचे के तापमान में भी की गई थी। अब यह द्वीप बिना फटे बारूदी सुरंगों और अन्य सैन्य उपकरणों का घर है। साथ ही वहां एक रूसी हेलीकॉप्टर के अवशेष भी हैं, जिसे मार गिराया गया था। यह कई बिल्लियां भी रहती हैं, जो संभवतः वहां के पूर्व निवासियों की पालतू रही होंगी। युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन ने द्वीप पर एक निगरानी अभियान के तहत अपनी छोटी सी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। टीम के सदस्यों में एक रूसी था, जिसने यूक्रेनी बलों के साथ स्वयंसेवक की सेवा की थी। उसने CNN के रिपोर्टरों को बताया कि जब से रूसियों को द्वीप से बाहर निकाला गया है, तब से इस इलाके में ज्यादा रूसी गतिविधि नहीं है। उसने कहा, उद्धरण, इस समय रूसी केवल हवाई हमले करते हैं, इसलिए हम उन्हें आते हुए सुन सकते हैं। हमारे पास पूरे परिधि पर पर्यवेक्षक हैं और खुफिया जानकारी मिलती रहती है, जिससे हमें संभावित हमले की पहले ही चेतावनी मिल जाती है। द्वीप पर हालात कठिन है, आंशिक रूप से पानी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण। वहां तैनात सैनिक अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब कभी सिग्नल आता भी है तो फोन चालू करने पर दुश्मन की हवाई हमला हो जाता है। इसके अलावा कभी-कभी छोटी सप्लाई बोट्स यात्रा नहीं कर पाती, जिससे सैनिकों को एक बार में 1 हफ्ते तक की देरी हो जाती है।
रूसियों को द्वीप से निकालने वाले ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाला आदमी सिर्फ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अपने CNN इंटरव्यू में शेक्सपियर ने बताया कि ज्यादातर काम मई में हुआ, जब रूसी ठिकाने उजागर हो गए थे, और उन्होंने कहा, उद्धरण, ये सब सही तरह की तोपखाना और तोपखाने के संयोजन को चुनने के बारे में था। उन्होंने कहा, रूसियों ने गलत अंदाजा लगाया कि हम यहां रहते हुए उन तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने सोचा, हम सिर्फ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चला सकते हैं, इसलिए द्वीप पर एंटी एयर सिस्टम लगा दिए। वे हमारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम थे, लेकिन हमने जटिल हमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिना किसी वजह के अपनी जनशक्ति और बहुत सारे महंगे वाहनों को खो दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या SIPA का कहना है कि स्नेक आइलैंड एक ऐसा इलाका है जिसे बचाना बहुत मुश्किल है। यह की जमीन इतनी सख्त और कठिन है कि भूमिगत शेल्टर बनाना मुश्किल है, और इस इलाके का आकार इतना छोटा है कि सैनिकों और उपकरणों को इधर उधर ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये हवाई और नौसैनिक हमलों के लिए असुरक्षित है, और दोबारा कब्जा रोकने के लिए रणनीतिक हवाई रक्षा जरूरी है। रूसी सैन्य विशेषज्ञों ने ये द्वीप फिर से कब्जा होने के बाद स्वीकार किया। उद्धरण, इस जगह पर कब्जा करना आसान, लेकिन इसे बनाए रखना और खास जगह के लिए और भी मुश्किल होता है। विरोधी सेनाएं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि ये द्वीप यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के ज्यादा करीब है बनिस्बत रूसी इलाकों के, फिर भी रूसियों की लंबी दूरी की तोपें इसे नियंत्रित करने वाले यूक्रेनियों के लिए खतरा बनी हुई हैं। इसलिए एक सक्षम हवाई रक्षा रणनीति की आवश्यकता है। SIPA ने यह भी उल्लेख किया है कि रूस के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले आखिरी समय में जमीन पर कब्जा करना कोई नई बात नहीं है, और संगठन ने भविष्य में संभावित युद्ध विराम के साथ आने वाले खतरे को लेकर चेतावनी भी दी है। क्रूजर मॉस्कवा की क्षति को रूसी नौसैनिक शक्ति के खतरे के स्तर को कम करने में एक बड़ी मदद बताया गया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इसकी संभावना इस प्रमुख जलयान के नष्ट होने और द्वीप के ऊपर हवाई शक्ति की कमी के कारण है। इससे यूक्रेनी सेना को इसे फिर से कब्जे में लेने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा रूसी सेनाओं को संभवतः माइकोलाइव की लड़ाई से भी बाधा पहुंची, जो 26 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और जिसमें रूसियों ने माइकोलाइव ओब्लास्ट पर आक्रमण किया था, लेकिन यूक्रेनियों द्वारा उन्हें पीछे हटा दिया गया। अगले महीने के दौरान इस संघर्ष में रूसियों की व्यस्तता ने संभवतः उन लोगों को अलग थलग करने में योगदान दिया जो स्नेक आइलैंड पर रह गए थे। इस द्वीप पर हुई लड़ाई में यूक्रेन की सफलता आंशिक रूप से पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति के कारण भी है, जिसमें फ्रांसीसी सीजर, स्वचालित हॉविक्जर और हार्पून एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। रिसप्लाई जहाजों के विनाश के साथ साथ जिसने रूसियों को फरवरी 2022 में स्नेक आइलैंड पर कब्जा करने के थोड़े समय बाद ही भागने के लिए मजबूर कर दिया। यूक्रेनी सरकार ने कहा कि उसे विश्वास है कि लगभग 13 सीमा रक्षक जो द्वीप पर देश की सैन्य उपस्थिति का अधिकांश हिस्सा थे, मारे गए। समर्पण से इनकार करने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की कि उन सैनिकों को मरणोपरांत यूक्रेन के हीरो का खिताब दिया जाएगा। हालांकि रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के घटनाक्रम के संस्करण से असहमति जताई, ये दावा करते हुए कि यूक्रेनी सेना के 82 सदस्यों को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के बाद बंदी बना लिया गया था और बाद में उन्हें क्रीमिया के सेवास्तोपोल ले जाया गया। इससे यूक्रेन की राज्य सीमा रक्षक सेवा ने यह मानना शुरू किया कि लापता व्यक्तियों को शायद वास्तव में बंदी बना लिया गया है, न कि सीधे मार दिया गया है। बाद में यूक्रेनी नौसेना ने घोषणा की कि यह सही था। सभी सीमा रक्षकों को रूसी नौसेना ने हिरासत में ले लिया था और अब उन्हें 24 मार्च 2022 को युद्धबंदी के रूप में रखा गया था। कुछ हफ्ते बाद 19 यूक्रेनी नागरिकों के साथ साथ वह खोज और बचाव जहाज, जिसे 1 महीने पहले रूसियों ने कब्जा कर लिया था, दोनों को रिहा कर दिया गया। कैदी अदला बदली समझौते के तहत 10 युद्धबंदियों को भी यूक्रेनी हिरासत में सौंपा गया। 6 दिन बाद रोमन ह्रीबोव, वही सीमा रक्षक जिन्होंने प्रसिद्ध यूक्रेनी युद्ध वाक्यांश गढ़ा था, उन्हें रिहा कर दिया गया और एक पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था
जब स्नेक आइलैंड पर लड़ने वाले यूक्रेनी सैन्य सदस्यों का सम्मान किया गया। मार्च 2022 में स्नेक आइलैंड पर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन को सार्वजनिक रूप से वोटिंग के लिए रखा गया था और यूक्रेन वासियों ने कलाकार बोरिस ग्रोह की डिजाइन चुनी, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक समुद्र तट पर खड़ा है और गुजरते हुए रूसी युद्धपोत को बीच की उंगली दिखा रहा है। इसके अलावा अगले साल कीव में एक सड़क का नाम हीरोज ऑफ स्नेक आइलैंड रखा गया। आगे चलकर जनवरी 2024 में और भी कैदी अदला बदली की गई। अगर जानकारी पसंद आई हो तो नीचे लाइक या कमेंट करें। हमारी सभी सामग्री, रिसर्च, स्क्रिप्ट लेखन, एडिटिंग और नरेशन इंसानों द्वारा की जाती है। इसमें एआई का उपयोग नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।